हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमित सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं कोटा अनअकैडमी चैनल में। इसमें हम नीट की क्लासेस कर रहे हैं। इसमें 2 क्लासेस पहले ही हो चुकी हैं। जो सबसे पहले इससे पहले वाली क्लास हुई है उसमें हम लोगों ने सीखा है किसी भी फाइनाइट बॉडी है या पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख चुके हैं। किसी फाइनाइट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख चुके हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट हम लोग 12th के सिलेबस में भी करते हैं। जैसे हमारे पास क्यू चार्ज है, उससे आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछा जाए तो हम बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा भाई हमारा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आज की क्लास में हम सीखेंगे जो हमारी बिग बॉडीज हैं, एक्सटेंडेड बॉडीज हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। जैसे एक्सटेंडेड बॉडी से हमारा मतलब है, जैसे एक हमारे पास लाइन चार्ज है, उस पर पूरी पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उससे थोड़ी सी दूरी पे किसी पॉइंट पे पी पॉइंट हो सकता है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमसे पूछी गई है। या हमारे पास एक सर्कुलर आर्क हो सकती है, सर्कुलर उस पर भी चार्ज है और उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा सकता है। कंप्लीट आर्क के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा सकता है, मतलब रिंग हो सकती है, चार्ज्ड रिंग हो सकती है, या डिस्क हो सकती है, चार्ज डिस्क है, उसके एक्सियल पॉइंट पे हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि 12th के सिलेबस में हम लोग नॉर्मली बच्चे का सीखते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और उनके कॉम्बिनेशन। भैया एक चार्ज है, 2 चार्ज है, या मान लीजिए ये हमारा स्केलेटन है, ये हमारा स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ चार्ज रखा हुआ है, यहाँ चार्ज रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है चार्ज, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे नेट चार्ज, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए या नेट पोटेंशियल पूछा जाए, है ना, कुछ भी इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो सकता है। ये हम लोगों ने, ये तो इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने 12th के सिलेबस में पढ़े हुए हैं। तो ये कौन से चार्ज थे हमारे? पॉइंट चार्ज थे। लेकिन आज के सिलेबस में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिग बॉडीज की वजह से। तो चार्ज हमारा पॉइंट चार्ज ना होके बिग चार्ज हो सकता है। जैसे ये लाइन है तो इस पर सब जगह क्या है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये फाइनाइट लेंथ की भी हो सकती है, मतलब कुछ 2 मीटर 4 मीटर की, या बहुत बड़ी हो सकती है, इनफाइनाइट की भी हो सकती है। तो हम सारे केस कंसीडर करेंगे, सारे के सारे केस कंसीडर करेंगे। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है इसके साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटेंडेड बॉडीज, बिग बॉडीज। तो पहला केस हमने उसमें लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज ऑफ फाइनाइट लेंथ। एक हमारा एक चार्ज है, एक हमारा उस पर रॉड मान सकते हैं या जो भी है चार्ज हमारा, एक लंबाई में चार्ज है, सीधा सीधा चार्ज है, उससे किसी पॉइंट पे थोड़ी सी दूर पे एक पॉइंट है जो उससे आर डिस्टेंस पे है, उस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलिए, तो हम इसको डेरिवेशन के रूप में शुरुआत करते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारी ये लाइन चार्ज है, ठीक है, तो हमसे कहा गया है कि भैया इससे थोड़ी सी दूर पे यहाँ पे मान लो पॉइंट पी है और हमें इस पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो लाइन चार्ज है इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारी कितनी है, लैम्डा। ये ऊपर भी है और नीचे भी है। तो हमने कहा इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इससे थोड़ा सा एल डिस्टेंस नीचे, एल डिस्टेंस हम लोग नीचे करके क्या कर सकते हैं, एक सेगमेंट हमने मान लिया जिसका हमारा विड्थ कितना है, डीएल हमारा, जिसका विड्थ कितना है, डीएल। तो इस जो और लेंथ इसकी डीएल है और मान लेते हैं इस पर जो छोटा सा सेगमेंट है तो चार्ज भी छोटा सा ही होगा। तो हमने कहा इस पर चार्ज है डी क्यू। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को होगा, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इसकी वजह से इस जगह पे होगा अवे, दूर के लिए होगा, और कितना होगा, डी ई होगा, है ना। तो ये हमने मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमारे यहाँ से लेके स्मॉल आर है इस तरीके से, और ये डिस्टेंस हम लोग इसको मान लेते, इसको कैपिटल आर मान लो या एस मान लो, चलो हमने इसको कैपिटल आर मान लिया, ठीक है। तो छोटे से डी क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये चीज हम सीखते चले आ रहे हैं। कहाँ से? ये चीज हम लोग 12th से सीखते चले आ रहे हैं। तो डी हमारा कितना होगा, के डी क्यू बाई जो भी डिस्टेंस है, कैपिटल आर है तो कैपिटल आर का स्क्वायर, इतना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब हमें क्या करना है, आर की वैल्यू इन टर्म ऑफ स्मॉल आर लगा देनी है, डी क्यू की वैल्यू इन टर्म ऑफ टोटल चार्ज और लेंथ के हिसाब से लगा देनी है, बस इतना ही करना, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा डेरिवेशन हमारा हो जाएगा। चलिए, तो हमने कहा कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारी है इसकी लैम्डा है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो इसको हम कह सकते हैं टोटल जो चार्ज हमारे इस पे है और लेंथ कितनी, टोटल एल है, ऐसे कह सकते हैं। या छोटे सेगमेंट पे कहना चाहें तो हम कह सकते हैं छोटे सेगमेंट पे चार्ज कितना डी क्यू और उसकी लेंथ कितनी है, डीएल। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों हमेशा बराबर होंगे, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी पूरे में
पूरे में ही कहीं भी किसी सेक्शन की लेंगे, छोटे सेक्शन की, थोड़ी बड़े सेक्शन की, या फुल बॉडी की, बराबर ही होनी है। आप ये मत समझना कि छोटे सेक्शन की अलग हो सकती है, बड़े सेक्शन की अलग हो सकती है, नहीं। ये एक फॉर्मूला है, टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड करो तो यूनिटरी मेथड से हमारा स्मॉल सेगमेंट पे, बड़े सेगमेंट पे जो भी है सब पे इक्वल ही आएगा। तो आप कह सकते हैं टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ, या छोटे से चार्ज पे कितना चार्ज है डी क्यू और लेंथ उसकी कितनी है डी एल, तब भी हमारा वही फॉर्मूला आएगा। तो हम इसको यहाँ पे ये लगाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो हमें, क्योंकि डी क्यू की वैल्यू चाहिए, तो हमारा डी क्यू कितना हो जाएगा, चेक करिए, लैम्डा डी एल हमारा इतना डी क्यू हो जाएगा। और देखते हैं यहाँ पे जो आर, यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में तो हमने माना है कि मान लीजिए ये जो एल लेंथ दूर तो है, ये सेगमेंट कितना एंगल पे, मालूम है, ये थीटा एंगल पे है, थीटा एंगल है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लगाएंगे हमें स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन चाहिए, हमें कैपिटल आर को एलिमिनेट करना है, इन टर्म ऑफ स्मॉल आर लगाना है। तो ये बेस और हाइपोटेनस, तो कौन सा रिलेशन लगेगा, कॉस थीटा का रिलेशन लगेगा। तो हम कहेंगे कॉस थीटा हमारा क्या हुआ, कॉस थीटा हमारा हुआ बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हमारा ये है और हाइपोटेनस आर है। तो हमें निकालना आर, तो आर कितना हो जाएगा, चेक करिए, तो आर बराबर हो जाएगा स्मॉल आर बाई कॉस थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा स्मॉल आर और कॉस थीटा रिवर्स में पहुंच के सेक थीटा हो जाएगा। तो इस कैपिटल आर को हम जब रिप्लेस करेंगे तो हम स्मॉल आर सेक थीटा से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। बाकी हमें यहाँ पे जो डी क्यू को जब रखेंगे तो लेमडा डी एल आएगा, तो डी एल भी आ गया, डी एल भी हमें रिप्लेस करना है। तो डी एल को रिप्लेस करने के लिए, डी एल के लिए ये वाली चीज़ चाहिए हमें, लेंथ वाली चीज़ पे काम करना, उसका जो एल का रिलेशन आएगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एल आएगा। तो इसमें हम कॉस थीटा, ये वाली चाहिए हमें और ये वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे कॉस थीटा का इसमें रिलेशन लगा देते हैं, सही है, सॉरी टेन थीटा की परपेंडिकुलर, और बेस में आपका रिलेशन किसका होता है, टेन थीटा का रिलेशन होता है। चलिए थोड़ा सा मैं इसको मूव कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे, चलिए। तो ठीक है, अब हम लोग कर रहे हैं इसमें टेन थीटा का रिलेशन लगाएंगे, तो टेन थीटा क्या बनेगा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, एल बाई आर हो जाएगा। तो एल हमारा कितना हो गया, आर टेन थीटा हो गया। तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल, वेरिएबल हमारा क्या है, थीटा हमारा वेरिएबल है। थीटा मतलब जैसे ये पॉइंट नीचे भी हो सकता है, इस पे एंगल पे, और नीचे और नीचे और नीचे, या ऊपर ऊपर कहीं भी हो सकता है। तो वेरिएबल हमारा थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डी एल बाई डी थीटा हो जाएगा। तो आर तो कांस्टेंट है, मतलब उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर हम कहेंगे पॉइंट यहीं पे है, तो थीटा को वेरिएबल लिया हमने, तो आर कांस्टेंट लिया है, तो आर तो बाहर आएगा, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो आप कह सकते हैं डी एल इक्वल्स टू क्या हो गया, डी एल इक्वल्स टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इतनी सारी चीज़ें हमारी आ चुकी हैं, इन सबको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है कि हमें तो क्या चाहिए, हमें तो डी ई चाहिए, सही है। चलिए तो हमारा यहाँ पे क्या रिलेशन बना, डी क्या बना, इसको लिख देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। तो हमारी इक्वेशन आ चुकी है तो हमारा डी हो चुका है कि डी क्यू को क्या रख सकते हैं, डी क्यू को हम रखेंगे यहाँ से, देखिए डी क्यू क्या है, लेमडा डी एल। तो लेमडा और डी एल की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और जो हमारा क्या आया था, हाँ यहाँ पे हमें कौन सा कैपिटल आर चाहिए, कैपिटल आर हमारा क्या है, ये वैल्यू है, तो कैपिटल आर का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्मॉल आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हमारा इतना आ जाएगा। तो अब चेक करिए, सेक स्क्वायर थीटा से ये सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, इस एक आर से एक आर कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा के लेमडा बाई स्मॉल आर, और यहाँ पे डी थीटा हमारा रिलेशन इतना बनेगा, सही, इतना रिलेशन हमारा डी का वैल्यू आ गया। खैर यहाँ पे हमें एक पॉइंट रोकना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, अब यहाँ की बात करते हैं। ये देखिए थोड़ा सा देखिए,
तो यहाँ पे जो ये हमारा जो यहाँ पे डी जो आया है, तो ऐसा ही जैसे इसकी इस सेगमेंट की वजह से इधर डी आया है, तो ये जो थीटा है ये हमारा थीटा इधर आ जाएगा। तो इसके क्या दो कंपोनेंट ले सकते हैं, इधर बनेगा डी, थीटा की डायरेक्शन में कॉस होता है तो डी कॉस थीटा, उधर को क्या बनेगा डी साइन थीटा। ऐसे ही जैसे एक सेगमेंट हमने नीचे एग्जैक्ट लिया, ऐसे सिमिलर सेगमेंट हम एक ऊपर ले लेंगे, क्योंकि मतलब जितने सेगमेंट नीचे होंगे ऐसे ऊपर सेगमेंट भी होंगे। तो ऊपर वाले सेगमेंट की वजह से फिर यहाँ पे फिर वही सब कुछ बनने वाला है, फिर से डी बनेगा। ये चूंकि सेगमेंट ठीक जितना थीटा डिग्री पे नीचे उतना ही थीटा डिग्री ऊपर, तो ये थीटा बन जाएगा, ये थीटा बन जाएगा, तो फिर से यहाँ थीटा आ जाएगा। इस थीटा के दो कंपोनेंट फिर से होंगे, फिर से डी कॉस थीटा बनेगा, फिर से डी साइन थीटा बनेगा। तो यहाँ पे फिर से कंपोनेंट बनेगा डी कॉस थीटा, और इधर बनने वाला है डी साइन थीटा। अब आप समझ सकते हैं, देखिए केवल दो कंपोनेंट हमने लिए, एक ऊपर, एक छोटा सा पीस ऊपर लिया, एक छोटा सा पीस नीचे लिया, लेकिन दोनों की वजह से क्या हुआ है, डी कंपोनेंट डी कॉस थीटा जुड़ने लगे, और डी साइन थीटा एक का ऊपर और एक का नीचे। तो हम देख सकते हैं ये कंपोनेंट हमारे क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। तो वेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को कट कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारी एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगी। तो केवल दो कंपोनेंट की वजह से डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा आ गया। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट ऊपर हैं, बहुत सारे कंपोनेंट नीचे हैं, तो नेट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पी पॉइंट पे वो होगा डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। तो बस वही का नाम है। तो डी तो हम निकाल ही चुके हैं, तो डी कॉस थीटा हमें बनाना है और उसका इंटीग्रेशन कर देना है, सही है। तो आगे देखते हैं। तो ये यहां तक हम पहुंच चुके हैं, सही है। तो हमने लिखा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पी पॉइंट पे जो होगा वो होगा जितने भी डी कॉस थीटा है उन सबका इंटीग्रेशन। और ऊपर कितना हमने एक इक्वल नहीं लेते हैं, मतलब मान लेते हैं ऊपर कुछ भी एंगल हो सकता है, नीचे कुछ भी एंगल हो सकता है। तो ऊपर थीटा 1 ले लिया, नीचे थीटा 2 ले लिया, तो ऊपर वाले को कहते हैं पॉजिटिव एंगल, नीचे वाले को कहते हैं नेगेटिव एंगल। तो थीटा 1 से लेके लिमिट माइनस थीटा 2 की लिमिट हो चुकी है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए तो हमारा डी की वैल्यू कितनी है, डी के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन माइनस थीटा 2 और थीटा 1, ठीक है, कोई बात नहीं। तो थीटा के रिस्पेक्ट में चूंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो रहा है, तो सारी चीजें मतलब कि जो थीटा वाली चीजें अंदर रहेंगी, बाकी सारी चीजें बाहर आएंगी। तो कुछ नहीं हुआ, इसमें क्या हुआ, तो ईपी जो हमारा आया के लैम्डा बाई स्मॉल आर, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हुआ, साइन थीटा हमारा इंटीग्रेशन हुआ, और वैल्यू जो हमारी थीटा 1 और माइनस थीटा 2 हमारी वैल्यूज आ गई। ये वैल्यू एक बार थीटा 1 पुट करेंगे, एक बार थीटा 2 पुट करेंगे, तो क्या आएगा, के लैम्डा बाई स्मॉल आर साइन थीटा 1 माइनस साइन माइनस थीटा 2। एक बार थीटा 1 पुट करेंगे और एक बार माइनस थीटा 2 पुट करेंगे। तो ये साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। साइन के अगर साइन माइनस थीटा होता है, मैं नोट कर दे रहा हूँ आपको, अगर नहीं पता है यहाँ पे लिखिए, जो साइन माइनस थीटा होता है वो क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। और कॉज में अगर माइनस थीटा होता है तो प्लस कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। कॉज के अंदर थीटा प्लस में हो चाहे माइनस में हो, वो प्लस में ही आता है। साइन के अंदर माइनस थीटा है तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा हो जाए, ये लिखा माइनस साइन थीटा। तो ये जो साइन माइनस थीटा 2 है, ये हमारा ये माइनस बाहर आ जाएगा, एक माइनस यहाँ पहले से ही है, तो दोनों माइनस मिलके क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे हमारे, माइनस माइनस, ठीक है। तो हमारी वैल्यू आई के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आया पी पॉइंट पे। पी पॉइंट पे हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ चुका है, तो हम इसको, ये फॉर्मूला हमारा बन गया फाइनली। तो के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। आप एक बार रिव्यू कर लेना, सारा कुछ नहीं है, बस जो हमारा डी कॉस थीटा के कंपोनेंट सारे जो होंगे वो जुड़ जाएंगे, और डी की वैल्यू रखनी है, और वैल्यू के जो कांस्टेंट बाहर कर देंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट लगा देंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका स्पेशल केस क्या बनता है, इसका स्पेशल केस बनता है कि या तो वायर कोई नॉर्मल सा है कि वायर हमारी भैया 30 डिग्री ऊपर 30 डिग्री नीचे, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वैल्यूज लगा के आंसर आ सकते हैं। अब स्पेशल केस है कि वायर हमारी क्या है, इनफाइनाइट लेंथ की है, मतलब ऊपर भी 90 डिग्री बना रही है और नीचे भी 90 डिग्री बना रही है, तो क्या बनेगा, चलिए तो हम इसका स्पेशल केस कर देते हैं एक सेकंड में। तो आया स्पेशल केस,
स्पेशल केस में क्या है कि भाई वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, वायर की लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है। तो हमारा सही है, वायर का लेंथ इनफाइनाइट है। तो पी पॉइंट पे मैं हूं, तो मैं देखता हूं, ऊपर देखता हूं तो देखता ही चला जाता हूं, वायर खत्म ही नहीं होती, वो ऊपर इनफाइनाइट। नीचे देखता हूं तो नीचे वायर खत्म ही नहीं होती, नीचे भी इनफाइनाइट। तो दोनों एंगल हमारे क्या बन जाते हैं, इस वजह से दोनों एंगल हमारे 90 90 बन जाते हैं। ये एंगल ऊपर खत्म नहीं होता, नीचे भी खत्म नहीं होता, तो दोनों एंगल हमारे 90 90 आ जाते हैं। और जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था हमने वो निकाला ही था, के लैम्डा बाई स्मॉल आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये सारी वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। तो थीटा 1 हमारे यहाँ पे कितना है स्पेशल केस में, थीटा 1 90 है, और हमारा थीटा 2 भी कितना है 90 है। अब आप ये मत कहना कि सर नीचे वाला -90 हो, कि हमने पहले से ही इसकी वैल्यू को ऊपर वाले को प्लस कंसीडर कर रखा था डेरिवेशन में, नीचे वाले को ऑलरेडी माइनस कंसीडर कर चुके हैं। तो अब हमें दोबारा से वो उसको चेंज नहीं करना, हम उसको ऑलरेडी ले चुके हैं कि ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस। तो यहाँ पे माइनस अब नहीं करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हमारा नेट इनफाइनाइट वायर के लिए हमारा आया, इनफाइनाइट वायर के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड आया के लैम्डा बाई आर साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 वैल्यू कितनी होती है 1, 1 और 1 मिलके 2 हो गया, तो हमारा आ गया 2 के लैम्डा बाई आर। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आया इनफाइनाइट वायर के पास में। ठीक है, चलिए छोटे छोटे डेरिवेशन करेंगे और छोटे छोटे इनके न्यूमेरिकल करेंगे, फिर उनके एप्लीकेशन करेंगे बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसी का एक न्यूमेरिकल आया, एक एग्जांपल हमारे पास आया, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड अ इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है, ये हमने कहा एक बहुत बड़ी वायर है, ये हमारी एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन्स के आसपास रिवॉल्व हो रहा है। चलो हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व हो रहा है। तो हमारा ये उसका ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्व कर रहा है। और चार्ज की जो हमारी वायर उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी लैम्डा है। ये किस रेडियस में मूव कर रहा है, ये हमारा आर रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है। तो स्पीड बतानी इलेक्ट्रॉन की स्पीड बतानी है, वो कितनी स्पीड पे मूव कर रहा होगा अगर आर रेडियस के सर्कल में है। तो ऐसा करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, सीधी सी बात है ना, तो इसका मतलब क्या है, इस पे दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो बाहर के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। दो फोर्स अगर बैलेंस होंगे तो सर्कुलर मोशन होगा, अदरवाइज सर्कुलर मोशन नहीं होगा। तो इस वायर के पास में, इनफाइनाइट वायर के पास में आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, क्योंकि होता क्या है, इस वायर के पास में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो उस पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। व्हाट आई मीन टू से, देखिए जैसे मैंने कहा ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं इसमें पॉजिटिव चार्ज रख लूं तो इस पर किधर फोर्स लगेगा, इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अगर मैं नेगेटिव चार्ज रख लूं तो किधर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा। ये हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज पे उसकी डायरेक्शन में फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज के उसके अगेंस्ट फोर्स लगता है। लेकिन अमाउंट कितनी फोर्स होती है, फोर्स की Q इंटू ई, वो चार्ज का कितना अमाउंट है, कितना मैग्नीट्यूड है और किस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो इस पे, और ये जो वायर है बाय डिफॉल्ट लैम्डा बोला है, नेगेटिव बोल हाँ प्लस लैम्डा बोला हुआ है, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव चार्ज की वायर है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर के लिए होगा इस पॉइंट पे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर को लगेगा भैया बताओ, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अंदर को लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो इसमें फोर्स अंदर को लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, Q इंटू ई, वेरी गुड। और बाहर को चूंकि रोटेश हो रहा है, m मास का पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से r रेडियस से सर्कल में मूव करता है तो भैया फोर्स कितना होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² बाई r होता है। ये हमेशा लगेगा अगर कभी भी सर्कुलर मोशन हो रहा है, इन एवरी कंडीशन। अगर m मास की बॉडी v वेलोसिटी से r रेडियस सर्कल में मूव कर रही है तो उसको बाहर को फोर्स लगेगा। ठीक है, इतना। चलिए, और हमें पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इनफाइनाइट वायर के पास में r डिस्टेंस पे। अभी हमने लास्ट डेरिवेशन किया है, आपको याद है, देखिए ये हमारा आंसर था यहाँ पे 2k लैम्डा बाई r है ना, तो इसको वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो 2k लैम्डा बाई r इक्वल्स टू mv² बाई r। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, सही है, यहाँ पे r था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये जो वैल्यू आ गई, अब आप कोई दिक्कत ही नहीं है, सही है।
इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ चुका है और ये एम वी स्क्वायर बाई आर बिल्कुल ठीक आ चुका है। तो हमारे यहाँ से क्या होगा, आर से आर कट जाएगा, हमारी v की वैल्यू आ जाएगी। तो आप समझ सकते हैं v की वैल्यू क्या आएगी। अब k की वैल्यू आप पुट करना चाहें तो आप उसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो रख लेते हैं, ये रखा q और 2, k की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सही है, ये वैल्यू होती है हमारी। और लेमडा लेमडा ये हमारा, और m हमारा जो है ये हमारा एम वी स्क्वायर है। अब आप समझ सकते हैं क्या होगा, तो ये m नीचे आ जाएगा और पूरे का रूट आ जाएगा, सही है। तो 2 से 2 कटेगा भी यहाँ पे। अब आपको प्रेजेंटेशन देखनी होगी वहां पे पेपर में क्या प्रेजेंटेशन है। ये 2 कट गया तो आप देख सकते हैं वी हमारा क्या आया, ये तो क्यू लेमडा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल एम, ये वैल्यू ऐसे आई, वी स्क्वायर की वैल्यू आई और वी की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी एक फिर से डेरिवेशन है, मैंने बोला एक्सटेंडेड बॉडीज की बेस करेंगे, तो हमारे फिर से बिग बॉडी आ चुकी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर आर्क, एक सर्कुलर आर्क है, सही है, ये चार्ज हमारी एक आर्क है, जैसे मान लीजिए ये हमारे एक चार्ज है, सही है, चार्ज हमारी आर्क का मतलब कोई मतलब कि कर्व है, सही है ये। और ये कंप्लीट नहीं, ना तो सेमी सर्कल है ना फुल सर्कल है, एक नॉर्मल सर्कल ले लिया कि भैया ये हॉरिजॉन्टल मान लो, और इस पॉइंट पे कहाँ निकाला एट अ सेंटर, सेंटर ठीक है, सेंटर का मतलब इसका जो सेंटर बनता होगा मान लो ये सेंटर बनता है, मान लो अगर कंप्लीट होती तो, ये कंप्लीट नहीं इतनी ही है, तो इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा। और ये हमने एक नॉर्मल सा एक केस ले लिया है, तो इसको फिर उसी तरीके डेरिवेशन करेंगे। इन सभी केसेस में हम लोग पॉइंट चार्ज की वजह से जो एप्लीकेशन है उसी का एप्लीकेशन करें। हम अभी भी वहीं बैठ के हुए हैं 12th में कि हमें पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाए तो हम उसका इंटीग्रेशन करके फुल बॉडी को का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो हमने फिर से देखा भैया ऐसा करते हैं, ये सर्कुलर आर्क है, इसमें एक छोटा सा सेगमेंट मान लेते हैं, उसका चार्ज उसकी लेंथ ले लेते हैं dl, है ना, और उसका चार्ज ले लेते हैं dq, इतना ले लेते हैं। तो उसकी वजह से अब ये हमारा जो सर्कुलर आर्क मान लो इन्होंने जो ले रखी वही ले ले, कैपिटल आर ले रखी, कैपिटल आर ले ले रहे हैं। तो इस चार्ज की वजह से जो dq चार्ज है उसकी वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा dq, ठीक है, कितना, ठीक है। इस तरीके से एक सेगमेंट ऊपर लेंगे तो उसकी वजह से भी यहाँ पे चार्ज होगा, क्या होगा डी फिर से, ठीक है। और मान लो ऊपर को भी हमने नीचे को भी थीटा मान लिया और ऊपर को भी थीटा मान लिया, इस तरीके से। तो इनके फिर ये आपके ये इस थीटा की वजह से ये थीटा ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाले थीटा की वजह से ये थीटा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसके जो डी है, डी के दो कंपोनेंट होंगे, थीटा के डायरेक्शन में कॉस आएगा, ऊपर आएगा साइन, तो साइन कंपोनेंट कट जाएंगे और सारे के सारे जो कंपोनेंट हमारे डी cos थीटा वाले कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएंगे इस तरीके से ना। तो यहाँ पे सबके डी cos थीटा कंपोनेंट हमारे आएंगे। तो ये तो तब हुआ है जब केवल दो कंपोनेंट है, बहुत सारे कंपोनेंट अगर होंगे तो सबका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो आएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ डी cos थीटा आएगा। चलिए अब यहाँ पे हम, तो हमारा ये बात हमें पहले ही पता चल चुकी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डी cos थीटा का इंटीग्रेशन होगा। तो हम डी निकाल लेते हैं पहले, तो डी क्या होगा, डी हमारा होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। चार्ज कितना है, स्मॉल चार्ज हमारा डी क्यू है, कितनी दूरी पे, कैपिटल आर, क्योंकि आर्क है तो ये सब जगह आर ही आर होगा, है ना, ये आर्क है, इसका सेंटर है, तो ये आर है, ये आर है, यार इस तरीके से कर्व है ना, तो ये हमारा आर ही होगा, तो डी क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब हमें डी क्यू निकालना है। अच्छा ये देखते हैं, तो जो छोटा सा सेगमेंट है, जो छोटा सेगमेंट है वो हमारा, सही है, वो यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, उसे डी थीटा मान लिया। जो छोटा सा सेगमेंट है वो हमारा यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, छोटा सा एंगल बना रहा है, उसको हमने बोला डी थीटा, उसको हमने बोला डी थीटा हमारा एंगल बना रहा है। देखो यहाँ पे बना हुआ साफ दिखेगा, यहाँ पे जो छोटा सेगमेंट है वो डी थीटा बना रहा है, और ये सेगमेंट ऊपर से कितना एंगल पे, थीटा डिग्री पे है, नीचे इस हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पे जो कंपोनेंट है डी क्यू, उसकी लेंथ कितनी डी एल, लेकिन हमारा जो आर्क है यहाँ पे वो एंगल कितना बना रहा है, डी थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हम उसका भी यूज करेंगे। खैर अभी हाँ ये पॉइंट आया। अब तो डी क्यू क्या होगा हमारा, पहले की तरह डी क्यू क्या होगा, लेमडा डी एल होगा, आपको पता ही है ना, ये वाली बात आ गई। अब एक बात हमें और पता है, एंगल क्या होता है, आर्क बाई रेडियस होता है। तो ये जो एंगल है इसकी आर कितनी है, डीएल, इसकी आर कितनी है, डी क्यू सेगमेंट की लेंथ कितनी थी, मैंने बोला आपसे डीएल बोली थी, तो आर किसकी डीएल है और
एंगल बाय आर्क ओवर, और रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। तो हम यहाँ कह सकते हैं एंगल, एंगल हम लिख देता हूँ फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला होता है एंगल, एंगल इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस, रेडियस होता है, ठीक है। तो एंगल हमारा कितना है डी थीटा, आर कितना है डी एल, रेडियस कितनी कैपिटल आर, है ना। यहाँ देखिए ये जो एंगल है, एंगल बाय आर्क, आर क्या है डी एल और रेडियस कितनी आर, इससे तो यहाँ से डी एल निकल आएगा, डी एल की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो डी एल हमारा क्या बन गया आर डी थीटा बन गया, और तो यहाँ पुट कर देंगे तो डी क्यू क्या बना लैम्डा डी एल, डी एल के लिए क्या लिखेंगे आर डी थीटा, कुल भाई डी क्यू की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, आगे चल कर देंगे। चलिए तो इंटीग्रेशन के डी क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, के डी क्यू की वैल्यू ये पुट कर देंगे लेमडा आर डी आर कॉस थीटा आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं आर स्क्वायर है ऊपर, नीचे आर है, नीचे आर स्क्वायर है, ये कट जाएगा हमारा, केवल यहाँ पे क्या बचेगा नीचे आर बचेगा। तो कॉन्स्ट हमारा इंटीग्रेशन जो हो रहा है वो थीटा के रिस्पेक्टिव हो रहा है, तो थीटा वाली टर्म अंदर रहेंगी, बाई सब बाहर रहेंगी। तो के में भी थीटा नहीं, लेमडा में भी थीटा नहीं, आर में भी थीटा नहीं है, तो के लेमडा और जो आर ये बच जाएगा, ऑन द बच जाएगा कॉस थीटा डी थीटा बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंज नहीं है, इनफैक्ट नॉर्मल पॉइंट ही है। देखिए तो हमने कहा कि भैया जो हमारा ये पॉइंट है, इससे जो जो हमारा जो टोटल आर्क है, जो टोटल आर्क है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, मान लो हमने कहा जो टोटल आर्क है वो सेंटर पे अल्फा एंगल बना रही है, कितना बना रही है अल्फा। मैं फिर से आगे बना देता हूँ, ये कंडीशन है, ये जो आर्क है वो अपने ही सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, जो भी ये समय ले ली हमने, ये अल्फा एंगल बना रही है। टोटल एंगल कितना है, ये कलर्स दूसरे ले ले रहा हूं, तो आर्क तुम्हारी ये है, सेंटर पे टोटल एंगल कितना है, ये अल्फा है, ये टोटल अल्फा एंगल अल्फा है। तो आधा एंगल अगर हम सिमेट्री ले लें, आधी कार के ऊपर आधी नीचे ले लें, तो अल्फा बाई टू ऊपर अल्फा बाई टू नीचे हो जाएगा, अल्फा बाई टू नीचे और अल्फा बाई टू ऊपर हो जाएगा, दोनों इस तरीके से हो जाएंगे। ये वैल्यू में यहाँ पे पुट कर देंगे लिमिट लगाते समय। तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेंटर पे बन रहा था, ठीक है, पी पॉइंट अगर बोल दे, सेंटर सी बोला था, सी बोल देते हैं, जो बनेगा के लैम्डा बाई कैपिटल आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, साइन थीटा, और लिमिट क्या रखेंगी, ऊपर वाली पॉजिटिव नीचे वाली नेगेटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव को लिखेंगे लैम्डा अल्फा बाई टू, नीचे को लिखेंगे माइनस अल्फा बाई टू, तो अल्फा बाई टू और नीचे माइनस अल्फा बाई टू, ये वैल्यू रखेंगे तो बनेगा के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई टू माइनस साइन, यहाँ पे माइनस वैल्यू रखेंगे, सही है, इस तरीके से। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा के लैम्डा बाई आर, दोनों जुड़ जाएंगे तो आएगा टू साइन अल्फा बाई टू। तो इसको समराइज करें तो हमारा आंसर आ चुका है, यही आंसर हमारा आ चुका है। तो टू के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई टू, जहाँ पे अल्फा क्या है, पूरी आर का एंगल, पूरी आर का एंगल। तो मैं इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया, यही दोबारा लिख देते हैं। तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा टू के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई टू, जहाँ पे अल्फा क्या है, ये पूरा एंगल है, आर्क जो हमारी पूरी जो आर्क है वो अल्फा एंगल बना रही है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो बहुत आसानी समझ में आएगा, लेकिन आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए हमेशा के लिए। हमने सर्कुलर आर्क वहाँ पे कर रखी, वो स्टेट वाई कर रखी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से किया फॉर्मूला, और इसके यहाँ पे हमारे सर्कुलर आर्क की वजह से हमने एक फॉर्मूला कर लिया, डेरिवेशन हो चुका। अब इसका सीधा सीधा एप्लीकेशन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में एप्लीकेशन है। चलिए देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है फॉर कंप्लीट सर्कल, ये सर्कल हमारा पूरा कंप्लीट है। तो सर्कुलर आर्क है वो छोटे कुछ 30 डिग्री 40 डिग्री वगैरह नहीं बना रही, कंप्लीट सर्कल होने की वजह से वो सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, 360 डिग्री एंगल बना रही है। तो जो हमारा जनरल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का वो था ईपी इक्वल्स टू, मतलब सेंटर पे निकालना है, ईपी या ईसी जो बोलो, सेंटर बोला था सी बोल देते हैं,
ईसी जो था हमारा 2k λ/r साइन α/2, अभी अभी हमने किया है ना ये वाला। तो इसके हिसाब से तो जो आर का एंगल बनाती थी वो एंगल को अल्फा होता हमारा, तो यहाँ पे एंगल कितना, पूरी आर कितना एंगल बनाएगी 360 डिग्री। तो इन दिस फॉर्मूला इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, अल्फा की वैल्यू कितनी है 360 डिग्री हमारी वैल्यू है। जैसे यहाँ पे वैल्यू रखोगे 360 डिग्री तो साइन 360/2 तो साइन 180 हो जाएगा। साइन 180 वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये टोटल हमारा अमाउंट 0 हो जाएगा। तो लिख देता हूं मैं 2k λ/r साइन 360/2, ये क्या हो साइन 180 वैल्यू कितनी होती है 0, तो ओवरऑल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 0। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेंटर पे 0 हो चुका है। इसको समझने का एक तरीका और भी, अगर नॉर्मली भी समझना चाहें, देखिए इस छोटे सेगमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इधर होगा, है ना, इधर वाले सेगमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगा, ऐसे यहाँ सेगमेंट ले लो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यहाँ सेगमेंट ले लो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा। हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक अपोजिट पॉइंट है हमारा आर्क पे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट होते रहेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 रहेगा। दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में ये पूछा है कि भैया ये हमारी सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर आर्क है, यहाँ कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमने कहा जो आर्क है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रही है 180 डिग्री, तो 180 का हाफ यहाँ लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट का हमने किया है, सेकंड पार्ट का हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ईसी बना हमारा 2k λ/r साइन 180/2, साइन 180, और अल्फा कितना एंगल है यहाँ, अल्फा कितना है 180, 180/2 का मतलब क्या हुआ साइन 90, साइन 90 वैल्यू कितनी थी 1, तो इसकी वैल्यू हो गई 1, 0 नहीं हुई, ठीक है। तो हमारा होगा 2k λ/r, ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया, सही है। तो हम कह सकते हैं इसका वही आंसर आया है जो इनफाइनाइट वायर का आंसर आया है, देखिए। चलिए कोई बात नहीं, अब हम करते हैं तो फुल सर्कल, सेमी सर्कल, और थर्ड हम करते हैं क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल एक सर्कल के जो फोर्थ पीस की बात कर रहे हैं। तो इसका टोटल एंगल अल्फा कितना है भैया, अल्फा कितना है 90 डिग्री है, यहाँ पे अल्फा कितना है 90। तो थर्ड केस में हमारा अल्फा है 90, तो यहाँ पे वैल्यू जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, सही है। तो हमारा हो जाएगा सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2k λ/r साइन 90/2, 90/2 का मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, तो 2k λ/r और 1/√2, 1/√2, ये आपका √2 कट जाएगा, मतलब 2 को क्या लग सकते हैं √2, तो एक √2 कट जाएगा यहाँ पे, तो ऊपर एक √2 आ जाएगा फाइनली। तो 2k λ/r, ये हमारा थर्ड का आंसर आ चुका है, ये थर्ड वाले केस का आंसर आ चुका है, √2k λ/r, इस तरीके से। अब ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला देखा डायरेक्ट आंसर आ गया। थोड़ा सा ट्विस्ट होगा नीट के क्वेश्चन में, तो देखो ऐसा आएगा, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, देखिए फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर, सेंटर पे निकालना है यहाँ पे। तो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्वार्टर सर्कल्स, कि एक में पॉजिटिव चार्ज है दूसरे में नेगेटिव चार्ज है, इनके कॉम्बिनेशन में से पूछा गया। तो देखो यहाँ से करते हैं, इसको देख के यहाँ करते हैं। तो हमने कहा ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, जो नेगेटिव चार्ज है उसकी तरफ होगा। आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे अवे होता है और नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस आती हैं और पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज होती हैं। तो ये पॉजिटिव है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर होगा, जो नेगेटिव चार्ज है उसकी तरफ जा रही है। तो ये वैल्यू हमने अभी भी निकाली थी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने अभी भी वैल्यू निकाली थी। ये वैल्यू हमारी कितनी आई थी, ये वैल्यूज कितनी आई थी हमारी पॉजिटिव क्वार्टर सर्कल के लिए, ये आई थी हमारा √2k λ/r, एक वैल्यू आ गई थी। ऐसे ही नेगेटिव के लिए भी आ जाएगी, वो डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क क्या पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा, लेकिन दोनों वैल्यू इतनी ही रहेंगी। तो दूसरी वैल्यू फिर से वही होगी √2k λ/r। अब हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस तरीके से सिचुएशन ऐसी बनेगी दोबारा से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और ये सिचुएशन ऐसी, ठीक है। और एंगल कितने होंगे, देखिए ये टोटल 90 है तो ये एंगल कितना होगा, ये 45 होगा, तो इसके लिए 45 हो जाएगा, है ना। और टोटल 90 इसका हाफ हाफ होगा तो ये भी 45 हो जाएंगे, सारे एंगल 45 बनेंगे हमारे। तो कुल मिला के ये 45 और ये 45 ये हमारे बन जाएंगे, आप देखिए ध्यान से, ठीक है।
तो 45 की वजह से क्या होगा, तो अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो नेट और इक्वल वेक्टर है दोनों, ये भी हमारा उतना ही वेक्टर है जितना ये वेक्टर है, दोनों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे वेक्टर हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच से जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनके दोनों के बीच से जाएगा, ठीक है। तो उसमें कितना होता है आपको पता ही है, अगर ई और ई 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट होता है E√2, है ना। तो अगर ये मान लो ये EC है और ये EC है, हमने EC बोला था ना उसे, तो ये हमारा हो गया √2 EC। √2 EC का मतलब क्या है, √2 और EC कितना है, ये वाला √2 K λ/r। तो आपका √2 क्या होगा, 2 हो गया, 2 K λ/r। ये हमारा फिर से एक आंसर आ गया। ये भी इनफाइनाइट वायर के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूले के इक्विवेलेंट आ चुका है। ये आंसर देखो मैच भी कर गया। आर इन्होंने छोटी बनाई हुई, छोटा आंसर, छोटी आर लगानी, बड़े लगी तो बड़ी लगेगी, उसका कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज सर्कुलर रिंग। हमारी जो क्या है सर्कुलर रिंग तो है ही, जैसे पिछले में सेमी सर्कुलर थी, ये नॉर्मल मतलब सेमी सर्कुलर थी या सर्कुलर आर्क थी, लेकिन यहाँ पे क्या कंप्लीट रिंग है, वो क्या है पूरा है, छोटा सा पीस नहीं है, पूरा है। और उसको सेंटर पे नहीं पूछा है, उसके क्या एक्सिल पॉइंट पे। एक्सिल पॉइंट का मीनिंग क्या है, जैसे मान ली ये हमारी रिंग है, ये हमारी जो सामने देखने में मान लो रिंग ऐसे दिख रही है आपको, लेकिन अगर साइड से देखो तो क्या दिखेगी, इस तरीके से। तो रिंग मेरे सामने है और ये उसका पॉइंट, उसकी एक्सिस है, ये उसकी सर्कल की एक्सिस है। तो इस पर एक्सिस पे ये पॉइंट है हमारा, इसको कहेंगे एक्सिल पॉइंट, ठीक है। जैसे ये हमारी रिंग है और इस तरीके से, सही है, देखिए ध्यान से, इसके सेंटर पे, और ये हमारा पॉइंट है P, ठीक है। यहाँ पे हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एक्सिल पॉइंट पे, ठीक है। तो जो रिंग है वो हमारी इस तरीके से है, इस तरीके से नहीं है, इस तरीके से है, इस तरीके। तो कैसे करेंगे, तो फिर से इसमें ही करें, वही सेम करेंगे, सभी जगह एक ही एप्लीकेशन लग रहा है हमारा, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता हो हमें, तो हम उसका इंटीग्रेशन करके कहीं ना कहीं पूरी बॉडी का, बिग एक्सटेंडेड बॉडीज का, चार्ज बॉडीज का हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। चलिए तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे तो हमने कहा कि एक सेगमेंट मैंने ऊपर ले लिया DQ चार्ज का, ये चार्ज का DQ है, और नीचे भी हमने एक सेगमेंट ले लिया DQ, सही है। तो इस चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है P पॉइंट पे। तो यहाँ पे एक दो वैल्यू ले लेते हैं, तो जैसे इन्होंने लिया वही ले लेते हैं कि ये जो पॉइंट है वो इसके एक्सिस से x डिस्टेंस पे है, और इसकी रेडियस, जो रेडियस हमारी r है, और ये वैल्यू कितनी हो गई, मैंने कहा ये वैल्यू हमने s मान ली, ऐसे वैल्यू, ये वैल्यू हमारी ऐसी भी s ले ली। तो इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे। तो मान लो मैंने कहा DQ को ऐसे ऊपर वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नीचे DQ। और मैंने कहा कि ये जो वैल्यूज हैं, मान लो ये एंगल थीटा है, तो सिमिट्री से ऊपर भी थीटा हो जाएगा और नीचे भी थीटा एंगल हो जाएगा। अब उधर ये थीटा है तो इधर भी थीटा आ जाएगा, देखिए, और नीचे थीटा है तो ऊपर थीटा आ जाएगा। अब फिर से वही केस होने वाला है, जो हमारा डी क्या है, अब वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे हम। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो अगर कभी इंक्लाइंड होती है ऐसे, तो मुझे पसंद नहीं है मान ली है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे, एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे, क्यों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में काम कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए तो इसके दो कंपोनेंट होंगे हमारे, इसी समय देखते हैं। एक कंपोनेंट बनेगा डी साइन थीटा और नीचे बनेगा डी साइन थीटा, और इन्हीं के दोनों कंपोनेंट बनेंगे डी कॉस थीटा और डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा और डी कॉस थीटा, है ना। तो आर्क पे दो कंपोनेंट की वजह से यहाँ पे ऐसा हुआ है, लेकिन और भी कंपोनेंट है, ऐसे ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट होंगे आर्क पे। तो हर, जैसे यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक इधर है और एक इधर है, इनकी वजह से फिर ये होने वाला है, इधर को डी और इधर को डी, इनके फिर से कंपोनेंट होंगे, और फिर से इनके डी साइन थीटा और डी कॉस थीटा कंपोनेंट होंगे। तो डी साइन थीटा के जो कंपोनेंट बनेंगे वो हमारे हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनेंगे। मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो हमारे ये कैंसिल आउट कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो इस पॉइंट पे, P पॉइंट है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सारे के सारे डी कॉस थीटा कंपोनेंट्स का इंटीग्रेशन होगा। तो जो हमारा ई नेट हमारा आया वो आया डी कॉस थीटा का कम इंटीग्रेशन। ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी की वैल्यू और कॉस थीटा वैल्यू जो भी पूरी वैल्यू पुट कर दें, लगा देते हैं। तो डी हमारा क्या बनेगा, डी को यहाँ लिख लेते हैं, स्पेस चाहिए हमें। तो डी हमारा क्या हुआ, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू चार्ज, क्या क्यू डी क्यू चार्ज की वजह से कितनी डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस, हाँ, ये जो डी निकालना है
वो क्या है, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो डी क्यू चार्ज का एस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बनेगा के डी क्यू बाई एस स्क्वायर बनेगा, ध्यान रखिए, सही है। ये हमें यहाँ पे, और उन्होंने लेमडा की टर्म तुम बोला नहीं, लेमडा वगैरह बोला ही नहीं, डिफाइन नहीं किया। अगर करते तो भी हम कर सकते थे उसे, लेमडा की टर्म में दिया नहीं है, कोई बात नहीं। ये सारी वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, तो डी की वैल्यू पुट कर दी के डी की वाई एस स्क्वायर, ठीक है। और कॉस थीटा क्या है यहाँ पे लगाइए, कॉस थीटा क्या है आपका बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। हमने एस लिया है, ध्यान रखिए, इन्होंने आर ले रखा है स्मॉल आर, हमने इसको एस लिया है, ठीक है। तो हमारा खैर इसको फॉर्म हम तो अपने इसमें क्वेश्चन देख सकते हैं ना। तो इसमें कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, बेस बाई हाइपोटेनस, एक्स बाई हाइपोटेनस हमारी एस है। तो देखते हैं अब हमें जो इंटीग्रेशन करना है डी क्यू रिस्पेक्ट में करना है, इंटीग्रेशन के डी क्यू एक्स, और ये एस क्यू हो गया। एस है क्या हमारा, एस क्या है, ये पाइथागोरस लगा देंगे। एस क्या है, ये जो एस हमारा ये आर और एक्स वाले ट्रायंगल का ये हाइपोटेनस है, तो यहाँ पाइथागोरस लगा देंगे। तो आर एस स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो एस स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर हमारा हो जाएगा एस स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एस हमारा कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ये नोट कर लेना, अलग से रख दिया मैंने, अलग साइड कर दिया, ठीक है। तो एस हमें क्या करना है, एस का क्यूब करना है। तो पहले एस की वैल्यू लगाओ, एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, और इसका करना क्यूब, ये एस क्यूब है ना, एस तो ये है, तो एस क्यूब कितना होगा इसका पावर, ठीक है। इसका क्यूब करो तो यहाँ पे 3 और आ जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा, सही है। अब चूंकि इंटीग्रेशन हमारा डी क्यू की टर्म में हो रहा है, बाकी सब में कहीं क्यू है ही नहीं, तो सारे कांस्टेंट बाहर चले जाएंगे, तो अंदर क्या बचेगा, डी क्यू का इंटीग्रेशन। डी क्यू का इंटीग्रेशन करके क्या बनेगा, क्यू बन जाएगा। तो हमारा आंसर फाइनली हो जाएगा के स्मॉल क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ई नेट हमारा एक्सिल पॉइंट पे इतना बना, एक्सिल पॉइंट पे। अगर सेंटर पे अभी भी आपसे कहा जाए कि एक्सिल पॉइंट ये हमारी क्वाइल है और सेंटर पे इस पॉइंट पे हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो अगर उससे कहा जाए ठीक है ये तुम्हारा फॉर्मूला आ चुका है, कहा सेंटर में निकालो, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो, 0 हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करके देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 आ जाएगा, जो पहले वाले में हमने किया था। किसी कंप्लीट रिंग की वजह से उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 होगा। तो अभी भी आप कर सकते हैं एक्सिल पॉइंट में अगर ना निकालना हो, अगर आपसे कहा जाए एक्स इस पे निकालिए, तो कोई बात, एक्स की वैल्यू 0 कर दो। सेंटर पे निकालने का मतलब क्या है ना, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सेंटर, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 हियर, तो रख देंगे, तुम्हारा आंसर फिर से 0 आ जाएगा। एनीवे, तो ये हमारा जो आंसर आ चुका है, अगर हम लोग इसको चेक करेंगे, इसके मैक्सिमम मिनिमम से चेक करेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि जो हमारी सेंटर से डिस्टेंस r/√2 होती है, इन जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, इन जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। ये हमने, लेकिन दोनों ही आपके होने चाहिए, दोनों मैक्सिमम, दोनों ही मैक्सिमम, ठीक है। प्लस में माइनस में क्यों है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को माना है इस डायरेक्शन में पॉजिटिव। तो ये पॉइंट है, ये हमारी सर्कुलर रिंग है, तो इस पॉइंट पे जो r/√2 डिस्टेंस होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, तो इधर भी मैक्सिमम होगा और इधर भी मैक्सिमम होगा, बिल्कुल बात सही है, r/√2। लेकिन दिक्कत है यहाँ नीचे मैग्नीट्यूड क्यों बनाया, ऊपर क्यों बनाया है यहाँ पे। एक्चुअली क्या है, हमने ये माना है कि इस जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट, ये क्या है, इसको माना है लेट, ये इसको माना है कि ये डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव है। क्यों माना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर पॉजिटिव होगा या उधर होगा। अगर हमने कहा इधर पॉजिटिव है तो पक्का उधर को नेगेटिव होगा। तो सर्कुलर कॉइल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को भी होगा और इधर को भी होगा, चूंकि दो और r/√2 पे बराबर भी होंगे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इधर को ये वाला पॉजिटिव आ जाएगा और उधर को ये वाला जो है विद रिस्पेक्ट टू दिस नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो इस वाले पॉइंट पे पॉजिटिव उतना ही, इस वाले पे नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, कि डायरेक्शन उसकी उल्टी है, मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए हमारा ये भी एक पॉइंट है। नीट में ऐसे डायरेक्ट आ सकते हैं। वैसे मैक्सिमम मिनिमम करेंगे तो जो हमारा पुराना इक्वेशन था उसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। वेरिएबल क्या है उस समय, एक्स वेरिएबल है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 पुट करो, कंडीशन निकालोगे तो सही है, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल
हैविंग चार्ज माइनस क्यू प्लेस्ड ऑन द एक्सेस ऑफ अ रिंग, ठीक है, उसका टाइम पीरियड निकालना है। एक्सेस ऑफ रिंग, रिंग का मतलब जैसे मान लीजिए ये हमारी एक रिंग है, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे मान लो ये रिंग पे मान लो कोई चार्ज पॉजिटिव ले लिया हमने। हमने जो पहली क्लास की थी उसमें भी हमने इस तरीके क्वेश्चन किए थे टाइम पीरियड निकालने वाले, सही है। तो टाइम पीरियड निकालने में तो अगर हम इसकी हमारी सर्कुलर रिंग है, इसके सेंटर से थोड़ी सी डिस्टेंस मैंने एक्स मान ली, अगर ये डिस्टेंस थोड़ी सी ही है और यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज रखा, नेगेटिव चार्ज रखा, तो इस जो क्वाइल है, क्वाइल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इधर को होगा, किधर होगा, टुवर्ड्स राइट, और ये आपका नेगेटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स लगेगा अंदर को, तो इस पर जो अंदर को फोर्स लगेगा वो रिस्टोरिंग फोर्स की तरह बिहेव करेगा। कैसा करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये चार्ज है यहाँ रखा हुआ है तो उस पर अंदर को फोर्स लगेगा, तो ये अंदर को भागेगा, भागता चला जाएगा, भागता चला जाएगा, लेकिन बीच में रुक नहीं पाएगा क्योंकि इनर्शिया है, उसमें मास हो जाएगा, तो आगे चला जाएगा, तो आगे चला जाएगा, फिर सर्कुलर रिंग उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ये आफ्टर ऑल ये टू एंड फ्रो मोशन होते रहेंगे। इसमें एक ही कंडीशन है, पहले ही बता देता हूं आपको, अगर ये सर्कुलर रिंग से जो सेंटर से डिस्टेंस एक्स छोटी है तो हमारा क्या होगा, एसएचएम होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। अगर डिस्टेंस बड़ी है तो एसएचएम नहीं होगा, एसएचएम नहीं होगा, टू एंड फ्रो मोशन हो सकता है, व्हाटएवर द कंडीशन। खैर, हमें अगर टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड का मतलब ये वो चीज अपने आप को रिपीट मार रही है, तो हमें एसएचएम वाली कंडीशन निकालनी है। कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा, तो रिस्टोरिंग फोर्स निकालिए। यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, तो सर्कुलर रिंग के सेंटर पे, सर्कुलर रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, पॉजिटिव रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर को, बिल्कुल ठीक बात है। तो फोर्स, नेगेटिव चार्ज फोर्स किधर होगा, उधर के लिए, तो फोर्स हमारा ये फोर्स अंदर को आ जाएगा। फोर्स कितना होगा, F बराबर Q इंटू ई होगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इतना फोर्स होगा Q, और Q कितना है रियल में हमारा माइनस में, तो ठीक है, कोई बात नहीं कि फोर्स इधर ना होके उधर कोई है, तो नेगेटिव फोर्स हमारा, तो माइनस Q इंटू ई। और E कितना होगा, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे, जो पिछला डेरिवेशन हमने किया था वो क्या था, K Q कितना बोला इसे, उस पर कुछ रिंग पे भी कुछ बोलना चाहिए ना, चार्ज है ना, कोई बात, मैं इस पर कैपिटल Q बोल देता हूँ जानबूझ के, देख लेंगे, K Q के क्यू एक्स कितनी दूरी पे, के क्यू एक्स और के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये अगर हम कहें ये आर है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज्ड पावर 3/2, ये हमारा बेसिक फोर्स आ गया। तो अभी देखोगे ये फोर्स हमारे एसएचएम की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, इसलिए नहीं करता है कि जो फोर्स है हमारा डिस्प्लेसमेंट के सीधे सीधे प्रोपोर्शनल नहीं है, कि ऊपर तो डिस्प्लेसमेंट है ही, डिस्प्लेसमेंट तो नीचे भी है, तो आप एक्स के टर्म में एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि ये एक्स की पावर में कितना है, ऊपर ओवरऑल एक्स पावर ऊपर रहेगी नीचे रहेगी, आपको चेक करना होगा, सही है। कुल मिला के यहाँ कुछ ना कुछ टर्म एक्स्ट्रा आ गई है तो सीधा सीधा इसके प्रोपोर्शनल तो है नहीं, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला तो करेगा ही करेगा, सही। तो इसलिए हमने कहा कि अभी हमें पता नहीं चल रहा है। अब हमने कहा कि हमने कंडीशन मान ली लेट, हमने कंडीशन मान ली कि जो x है वो काफी स्मॉल है, x क्या है, काफी स्मॉल है, लेस देन, वेरी वेरी लेस देन r। इसका मतलब क्या, रिंग तो बड़ी सी है और जो डिस्टेंस है उसके सेंटर थोड़ी सी है, ये कंडीशन ले ली। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम देखें तो r बहुत बड़ी है, इसका मतलब है r स्क्वायर, r के स्क्वायर में अगर मैं एक्स स्क्वायर जोड़ दूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लगभग लगभग आर स्क्वायर ही रहेगा कि एक्स तो बहुत छोटा है। ये वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, ये हमने माना है, इसको पुट कर देंगे, तो हमारा एफ कितना आ गया, एफ हमारा आ चुका है माइनस क्यू, कैपिटल क्यू के क्यू एक्स, और ये वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पुट करेंगे, आर स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो आर क्यू बन जाएगा नीचे, आर क्यू। अब हमने देखा हाँ भाई ये फोर्स हमारा इस समय डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो एफ बराबर क्या होता है, एम ए, एफ बराबर क्या होता है, एम ए इक्वल्स टू माइनस क्यू दिस दिस एक्स वाई आर क्यू, सही है, बिल्कुल ठीक, आर क्यू आ चुका हमारा। तो हमारा जो एम से नीचे डिवाइड करें तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, दिस ए आर क्यू, ये हमारा इतना आ जाएगा। तो इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जो हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे, ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करेंगे। तो ए है, ये वैल्यू हमारी ओमेगा स्क्वायर है और ये एक्स है, यानी कि ओमेगा स्क्वायर हमारा कितना आ चुका है, इसका रूट, मतलब ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा स्क्वायर आ चुका हमारा दिस,
ठीक है, ये हमारा आ चुका है। तो ओमेगा कितना आएगा, तो उसमें रूट लगा देंगे, ओमेगा आएगा तो हमारे यहीं पे हम कर सकते हैं। तो हमारा ओमेगा इतना आ गया, ये वैल्यू आ गई। तो टाइम पीरियड कितना होता है बताइए, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है तो टाइम पीरियड होता है हमारा टी बराबर 2 पाई/ओमेगा। तो 2 पाई, ये ओमेगा का रिवर्स कर देंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा AR³ दिस, ये हमारा आंसर आ जाएगा अगर के की टर्म में है। अब के वहां पे नहीं गिवन है तो आप के की वैल्यू को क्या पुट कर सकते हैं, 1/4πε0, आप इसको वैल्यू पुट कर दी तो जो भी जो आंसर तब भी आ जाएगा। ठीक है, अब के की टर्म में तो ऐसे रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे रख सकते हैं, ये वैल्यू पुट करी तब भी आंसर निकल आएगा। कुल मिला के अगर हमारा इस तरह की क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम लोग उसको इस तरीके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड मतलब कि यहाँ पे पूछा था कि भैया जो चार्ज रखेंगे वो क्या ऑसिलेशन करेगा, अगर करेगा तो कितना टाइम पीरियड होगा हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आज का लास्ट डेरिवेशन, छोटा सा डेरिवेशन है। फाइनाइट बॉडी हमारी फिनिश हो जाएंगी, हमने ये लास्ट पॉइंट आउट करते हैं। तो हमारे पास ये क्या है, सर्कुलर डिस्क है। हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर डिस्क है। सर्कुलर डिस्क की वजह से, ठीक है, सर्कुलर डिस्क की वजह से हमें क्या निकालना है, उसके किसी एक्सियल पॉइंट पे क्या निकालना है, एक्सियल पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक्सियल पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सर्कुलर डिस्क है, मान लो हमने कहा कि उसकी सरफेस चूंकि 2 डायमेंशन क्वांटिटी है तो मान लीजिए उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, उससे एक्स डिस्टेंस पे निकालना है और सर्कुलर डिस्क की रेडियस RSI, नॉर्मल सी बात हमने कंसीडर कर ली है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या करेंगे, तो मैंने कहा भैया पहले सर्कुलर डिस्क बना देते हैं। ठीक है, और ये हमारी डिस्क, इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक छोटा सा एक हमने एक छोटी सी रिंग को कंसीडर किया। एक्चुअली क्या है, सर्कुलर डिस्क का हम डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं कर सकते, अभी हमने रिंग का भी करके आए हैं, है ना, रिंग का करके आए ना डेरिवेशन। तो रिंग की जो एक छोटी सी रिंग की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, बहुत सारे रिंग को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा वो रिंग के केस में करेंगे। तो हमने कहा सेंटर से r डिस्टेंस पे एक हमारी एक रिंग है जिसकी जो हमारी जो थिकनेस है वो dr है, थिकनेस हमारी ये dr है। ठीक है, ये आप देखिए यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ, देखिए ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप चेक कर लीजिए जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ, चेक करिए। सेंटर से r डिस्टेंस पे, r चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, r डिस्टेंस पे कितनी थिकनेस हमारी, dr थिकनेस की एक रिंग है। चलिए तो अब हम करते हैं। ठीक है, हाँ तो इस जो हमारी dr सेगमेंट इसकी रिंग है, सही है, इसमें चार्ज कितना है, इस रिंग पे चार्ज कितना है। अगर हमसे कहा जाए कि भैया जो हमारी डिस्क है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। ठीक है, तो सिग्मा क्या हुआ, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, अगर हम इसको, ठीक है, चार्ज लिखना है मुझे, चार्ज पर यूनिट एरिया। और अगर मैं छोटी सी रिंग ली है, ये तो पूरे के बारे में, पूरी डिस्क पे चार्ज कितना है Q, और उसका जो पूरा पे एरिया कितना है A, तब भी निकल सकती है। अगर हम छोटे सेगमेंट की बात करें तो हम कह सकते हैं छोटे सेगमेंट पे चार्ज है DQ और छोटे सेगमेंट का एरिया है DA। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है, चाहे छोटे सेगमेंट पे निकालो चाहे बड़े पे निकालो, दोनों का पूरी डिस्क क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर रहेगी। तो इस वाले फॉर्मूले से, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट। तो DQ क्या हो जाएगा, DQ बराबर सिग्मा DA हमारा हो जाएगा। तो ये हमें DQ की जरूरत पड़ेगी हमारे लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक पॉइंट और करते हैं। ठीक है, तो DA उस रिंग का एरिया कितना बनेगा, एरिया क्या बनेगा, तो एरिया क्या होता है, अगर कोई भी 2 डायमेंशन है तो उसका क्या होगा एरिया, उसका एरिया होता है उसकी थिकनेस और उसका मतलब लेंथ। जैसे अगर आपसे कहा जाए ये, जैसे मान लो ये है, तो ये कितनी थिकनेस है dr और लेंथ कितनी है ये लगा दो, तो दोनों के मल्टीप्लाई से एरिया आ जाएगा हमारा। तो यही किया है। तो ये सर्कुलर जो पट्टी है उसको सीधा खड़ा कर दे तो उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 2πr आ जाएगी। ये r, यहाँ से r डिस्टेंस पे तो इसकी पेरिफेरल कितनी की 2πr, थिकनेस कितनी dr, तो थिकनेस इंटू 2πr को मल्टीप्लाई करने से उस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया आएगा, तो दैट इज DA।
तो हम कह सकते हैं, इसको लिख देते हैं। तो डी क्यू हमारा कितना आ चुका है, डी क्यू बराबर सिग्मा डी ए। डी ए का मतलब 2 पाई आर और डी आर, ये हमारा एरिया मतलब आ गया, ये इतना चार्ज होगा। ठीक है, एक सेकंड को देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी सर्कुलर रिंग है तो रिंग के सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, बताओ क्यों? तो अभी हमें पता है ये छोटी सी रिंग की वजह से, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ये जो हमने स्मॉल रिंग मानी है, स्मॉल रिंग एट एक्सियल पॉइंट, जो भी एक्सियल पॉइंट हमारा एक्सियल पॉइंट P मान लेते हैं, जो कि कितनी दूरी पे, एट डिस्टेंस, कितनी दूरी पे, एट डिस्टेंस x बोला है, तो एट डिस्टेंस x। चलिए, तो हमने अभी हमें फॉर्मूला पता ही है, तो उसका छोटी सी डिस्क की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पे, ये छोटी सी जो हमने रिंग बनाई है, रिंग की वजह से होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू, टोटल चार्ज मान लो इसका, अच्छा हाँ, इसका चार्ज कितना है, डी क्यू के, और फॉर्मूला आपको याद है, के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब ये वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, चेक करिए, अगर ये एक्स है तो ये होगी हमारी स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ये वैल्यू पाइथागोरस लगा दी ना, ये आर है और ये एक्स है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज पावर 1/2। ठीक है, ये वैल्यू। तो हमें क्या करना है, सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, के क्यू के फॉर्मूला में लिख देता हूँ मैं, हिसाब से भूले ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं रिंग के पॉइंट पे कर रहे हैं, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो के है, चार्ज कितना है डिस्क पे, डी क्यू कितनी एक्स डिस्टेंस पे, और जो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो आर स्क्वायर प्लस, आर छोटा है हमारे केस में जो हमने लिया है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, है ना, इतना हमारा आ गया। सही है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड उस स्मॉल रिंग की वजह से है, स्मॉल रिंग की वजह से। तो वैसे इंटीग्रेट करना है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, अब हमें इंटीग्रेट करना है। चलिए, तो हमें जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारा, वो इसका इंटीग्रेशन होगा, के डी क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 का इंटीग्रेशन होगा। सही है, लिमिट भी उसी हिसाब से रख देंगे। तो डी क्यू कितना आया था हमारा, आपको याद होगा, डी क्यू की वैल्यू भी पुट करनी है। डी क्यू हमारा आया था, डी क्यू की वैल्यू देख लेते हैं, ये हाँ, ये तो लिखा तो डी क्यू है, ये वैल्यू पुट करनी है मैं। सही है, डी क्यू हमारा आ चुका है सिग्मा 2 पाई आर, सिग्मा, हाँ सिग्मा 2 पाई आर डी आर, और है x, और नीचे है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, तो आर वाली टर्म अंदर रहने देंगे। ठीक है, और हमें आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। सही है, वो हाँ इंटीग्रेट करना है। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ले लेते हैं इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए। कुछ आर डी आर वाली टर्म तो रहेंगे अंदर, बाई से बाहर पहुँचा देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं के 2 पाई सिग्मा। ठीक है, और ऊपर क्या बचा है, आर डी आर बचा है, और x बाहर कर दिया, और बचा अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, इतना बचा हमारा। सही है, इस तरीके से। अब हमें आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आर की ही लिमिट वगैरह लगेंगी। चलिए इसको रोक देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो टर्म है नीचे वाली, तो हम इसको मान लेते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोग मान लेते हैं, जो ये टर्म है मालूम मेरे से y मान लिया। सही है, y मान लिया, तो ये वाई स्क्वायर हो गई। सही है, पाइथागोरस वाले इसकी ये वाली बात कहना चाह रहे हैं कि ये हमारा अगर x है, ये हमारा r है, अगर हम इसको y मान लें तो हमारा ये हो जाएगा।
तो जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन सा है, आर, क्योंकि रिंग कितनी दूरी पे, सेंटर से कितनी भी दूरी पे हो सकती है, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है, तो वेरिएबल यहाँ पे आर है, तो आर के रिस्पेक्ट में इसीलिए डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर, ये पता होना चाहिए क्यों करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेरिवेशन इंटीग्रेशन ही नहीं करना है एक साथ, कुछ भी कर दो, सोच समझ करना है। जो वेरिएबल है, रिंग हमारी सेंटर से स्मॉल आर इतनी दूरी हो सकती है, ज़्यादा दूर हो सकती है, कितनी भी दूर हो सकती है, बहुत सारी रिंग्स हैं, रिंग्स का कॉम्बिनेशन ही तो डिस्क है हमारी। चलिए, तो इसको डिफरेंशिएट आर के रिस्पेक्ट में तो आर का क्या हो जाएगा, 2r, ठीक है, और x तो कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, और y का करेंगे तो 2y, तो dy/dr ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो r/dr हमारा क्या बना, r/dr इक्वल्स टू y/dy बन गया। चेक करिए, ये वैल्यू हमारी आ चुकी, ये जो हमारा आ चुका है, इसको इसमें वैल्यू पुट कर दें, बस इंटीग्रेशन होने ही वाला, अब तो कुछ खास बचा नहीं है, ठीक है। इक्वल्स टू, कलर चेंज कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे दिखता है कौन क्या बात कर रहा हूँ, ये अलग है, अब हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो जो हमारा ई आया वो आया 2k 2π सिग्मा x, ठीक है, और r/dr की जगह क्या रख दिया, y/dy, और ये टर्म हमने मानी थी, इसकी टर्म को क्या माना था, इसको हमने माना था, ठीक है, इसको माना था हमने, क्या माना था, इसको y² माना था, सही है, इसको y², तो इसको y² लिख दिया, y², और पावर कितनी, 3/2। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, y की पावर कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, एक y कट जाएगा, तो 1/y² बचेगा, 2π सिग्मा x। देखिए चेक करिए, ये 2 से, देखिए सिंपल सा है, ये जो 2 से कटेगा, 2 से, तो y की पावर कितनी, क्यूब हो गई, एक y ऊपर है, तो 1/y² हो गया, 1/y² dy हो गया, ठीक है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, बस हो गया, डेरिवेशन कुछ बचा नहीं है, हो गया। ठीक है, तो हो जाए 2π सिग्मा x, और ये y की पावर कितना बचा, y की पावर -2 dy। अब आप समझ सकते हो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, y की पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आता है आपको पता है, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा y की पावर -2 + 1 और -2 + 1, तो यह आ जाएगा -1/y, ठीक है, ये इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा। तो 2π सिग्मा x, और इंटीग्रेशन होने के बाद बचा माइनस का y, ये ठीक है, और y है क्या, y है क्या, y है क्या बताइए, y की वैल्यू भी पुट करनी, y तो मान रखा ना किसी के लिए। चलिए, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो आया था 2π सिग्मा x, और ये y हमारा था ये वैल्यू, तो y हमारा y² बराबर r² + x², तो y बराबर हुआ 1/√में r² + x², और माइनस आया यहाँ पे, और लिमिट किसकी रखेंगे, ये हमने जिसके रिस्पेक्ट में किया, ये हमारा r के रिस्पेक्ट में था, तो r की लिमिट लगेंगी, तो क्योंकि r में ये आ चुका है फाइनली, तो 0 to जो हमारी r है, ये आ गई 0 to r, ये लिमिट लगेगी 0 to r, क्योंकि रिंग कहाँ से स्टार्ट हो सकती है, 0 से, और कहाँ तक जा सकती है, मैक्सिमम r तक, उन्हीं के बीच में रिंग बनेगी सारी की सारी, ये लिमिट रखेंगे, ये लगा देते हैं। तो बताइए 2π सिग्मा x, ये वैल्यू लगाइए, हमें किसकी जगह लगाना है, हमें r, स्मॉल r की जगह लगाना है, स्मॉल r की जगह लगेगा, पहली बार देखिए कैपिटल R² + x², ठीक है, माइनस, और फिर से एक बार माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, सही है। तो हमारे जब 0 पुट कर देंगे r² की जगह, तो 1/, कितना आ जाएगा, 1/x आ जाएगा, ठीक है। अब जो x आया इसकी मल्टीप्लाई कर दो, अंदर के लिए x की मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, x - 1/r² + x², और यहाँ पे x, चेक करिए, और ये वैल्यू आई है 2π सिग्मा, ये हमारा एक आंसर आ चुका है, ठीक है, हमारा एक आंसर आ चुका है, यहाँ पे ये x है, ये हमारा x है, ठीक है।
एक मिनट, यहाँ पे 1 आएगा, ये जो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और ये सिग्मा वाला कट करना चाहें तो देखो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 पाई के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा, और ये सारी वैल्यू 1 माइनस ए है। अच्छा ये इसको क्या लिख सकते हैं अगर ध्यान दोगे, उसी वाले ट्रायंगल में, उस वाले ट्रायंगल में देखो ये वैल्यू cos थीटा बन सकती है, उस वाले ट्रायंगल देखो ये cos थीटा वैल्यू कितनी आती है, चेक करिए, यहाँ देखिए cos थीटा हमारा क्या बना, cos थीटा क्या बना, अगर थीटा है एंगल, cos थीटा क्या बना चेक करिए, cos थीटा क्या था, बेस बाई हाइपोटेनस एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा ये cos थीटा बना, इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं हमारा cos थीटा, ये वैल्यू टर्म हमारी cos थीटा बन गई है, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं यहाँ से 2 पाई से कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो बचेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है ई का, वो पी पॉइंट पे है जो भी है, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, ये डिस्क की वजह से है। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको आने लगेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा, cos थीटा क्या है, उस डिस्क के जो पॉइंट है उस पर कितना एंगल बनना है, तो cos थीटा उसमें लगा दो डायरेक्ट, जैसा, ठीक है। अब आप यहाँ देखो cos थीटा कितना आसानी से लगा सकते हैं, cos थीटा क्या है इसमें, cos थीटा क्या बना है एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैंने डेरिवेशन को थोड़ा सिंपल करने के लिए लास्ट में आपको ये बताया कि आपको ये याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला लंबा नहीं है, आपको लग रहा होगा वो, देखो आप 3 स्टेप में ही है, लेकिन आपको देखना तो पड़ेगा, यहीं से तो स्टार्ट हुआ है, देखो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक खत्म हो गया, सही है, सिमिलर तरीके से करते चले आ रहे हैं, और अब सारा फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो हमने आज हमने क्या सीखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटेंडेड बॉडीज, एक बड़ी सी चार्ज हमारे पास रॉड थी, वो फाइनाइट हो सकती थी, इनफाइनाइट हो सकती थी, उससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा, सर्कुलर आर्क की वजह से निकालना सीखा, कंप्लीट रिंग की वजह से सीखा, रिंग के सेंटर निकालना सीखा, फिर हमने डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा, और इनसे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हमारी क्लास होगी जल्दी ही हम लोग क्या करेंगे, और इन्हीं सभी टॉपिक्स पे हम लोग हर टॉपिक पे और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। थैंक यू।